हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई एम निशांत एंड आज की क्लास के अंदर हम आर्टिकल 15 को एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लॉजेस उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लासेस आपको आर्टिकल 14 की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आर्टिकल 14, 15, 16 जो हैं ये तीन इक्वालिटी के सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सो प्लीज़ आप पुरानी क्लासेस देख लेना। सो आर्टिकल 15 की हम पहले एक बे रीडिंग ले लेते हैं कि हमें किन वर्ड्स पर किस तरीके से फोकस करना है और किन वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन्हीं सबको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है एंड ब्लॉक्स बनाए हैं। सो पहले जब हम देख लेते हैं तो इसके अंदर अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो एज सच आर्टिकल 15 जो है एक सिंगल लाइन के अंदर वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। राइट नाउ ये बात करता है स्टेट की, स्पेसिफिकली स्टेट की, कि स्टेट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। यहाँ पर हम बात करेंगे हर एक कीवर्ड की कि उसका मतलब यहाँ पर क्या है एंड क्यों ऐसा पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो ओनली का यूज़ किया गया है, राइट। सिटीजन का वर्ड यूज़ किया गया, ओनली यूज़ किया गया है, ये स्पेसिफिक बताए हुए हैं ग्राउंड्स, ठीक है ना। एंड नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर ग्राउंड्स यहाँ पर क्यों यूज़ करे गए हैं। नाउ आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, 4, 5, 6 इस सब की बात हम क्लास के अंदर ही करेंगे प्रॉपरली। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके अंदर हम पहले प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बारे में ही समझ लेते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज इन आर्टिकल 14। ये अब हम सबको पता लग गया है, ठीक है ना। एंड इट फ्लोज लाइक अ रिवर टू आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। एक बहुत अच्छी लाइन है जब आप प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को एक्सप्लेन करोगे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हैज़ बीन डिफाइंड और बीन पोर्ट्रेड इन आर्टिकल 14 दैट फ्लोज लाइक अ रिवर through the concept and through the principles towards article 15, 16, 17, 18 and 19. Now article 14, 15 and 16 have common genesis, ठीक है ना। किस चीज़ का, इक्वालिटी का, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि 14, 15, 16 these three are the most important articles we have to cover. Now article 14 is more general in nature because ये citizen, non citizen, ठीक है ना, and specific grounds नहीं बताता कि कहाँ पर इक्वालिटी ख़राब होगी, कहाँ नहीं होगी, किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, आर्बिट्ररीनेस होती है। नाउ 15 एंड 16 आर मोर स्पेसिफिक बिकॉज यहाँ पर वर्ड किया गया है यूज ओनली, ठीक है। ओनली इन व्हाट सेंस, ग्राउंड्स, ठीक है ना, ग्राउंड स्पेसिफाइड है। आर्टिकल 14 इज द जीनस एंड आर्टिकल 15, 16 आर इट्स स्पीशीज, ठीक है, मोर स्पेसिफिक। नाउ आर्टिकल 14 is about any person, citizen or non-citizen, and article 15 and 16 is only for citizens, right? Now discrimination का मतलब क्या है? Now discrimination का एक basic मतलब है difference in treatment, right? And when based on grounds that are mentioned in article 15 and 16 will invariably attract condemnation, ठीक है। Now आर्टिकल 15 के ऊपर आते हैं एंड समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। नाउ डिस्क्रिमिनेशन एज पर आर्टिकल 15 की बात की गई है तो स्पेसिफिक ग्राउंड्स में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। एंड ये आपको टिप पर होने चाहिए। नाउ क्लॉज 1 की जब हम बात करते हैं तो क्लॉज 1 एक डेफिनेशन क्लॉज होता है। Use of word only signifies discrimination cannot be done on these mentioned grounds, ठीक है ना, specific line है। Now, however, if discrimination done on grounds other than those mentioned will not be considered discrimination as per article 15, ठीक है। जो ग्राउंड्स नहीं बताए गए हैं आर्टिकल 15 में, उन ग्राउंड्स पर अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके की होती है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है प्लेस ऑफ बर्थ की, ठीक है। एंड अगर प्लेस ऑफ रेजिडेंस की बात की जाए तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एज पर आर्टिकल 15। नाउ पहला केस जो इसके अंदर आता है वो है यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का, जिसके अंदर बताया गया कि वर्ड ओनली इज सच डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड सोली ऑन पर्टिकुलर ग्राउंड्स, ठीक है ना। जब आप इस चीज़ की बात करोगे कि
पर्टिकुलर ग्राउंड्स पर जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको ये केस साइट करना है, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। एंड इसके अंदर ये बताया गया था कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वन और मोर ऑफ दीज ग्राउंड्स ऑल्सो ऑन अदर इज नॉट हिट बाय आर्टिकल 15। देन सेकेंड केस आता है, वो है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। वो कहता है कि अ लॉ डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंस, ठीक है ये आ गया, डज नॉट वायलेट आर्टिकल 15, ठीक है ना। प्लेस ऑफ बर्थ पर होगा, रेजिडेंस पर नहीं होगा। और इसी के अंदर जो है ना तेलंगाना, ठीक है ना, एंड अदर स्टेट्स, ये रेजिडेंस को हरियाणा में भी हुआ है, तो रेजिडेंस को एक फैक्टर बनाते हैं टू गिव रिजर्वेशन इन लोकल जॉब्स, ठीक है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आता, राइट। नाउ क्लॉज 2 मैंने स्किप किया क्योंकि क्लॉज 2 के ऊपर कोई क्वेश्चंस आए नहीं हैं। ऑल्सो क्लॉज 2 आप बेयर एक्ट से भी पढ़कर उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। नाउ क्लॉज 3 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन की, किन की, विमेन एंड चिल्ड्रन स्पेसिफिकली। स्पेशल प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन होता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ठीक है। हम इसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को भी लास्ट के अंदर पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है एंड इसके ऊपर आप किस तरीके से मटेरियल लिख सकते हो। नाउ स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, स्टेट में मेक टू इम्प्रूव women's participation in all activities either in form of affirmative action or reservation, ठीक है। यही स्पेशल प्रोविजन कहलाया जाता है कि ये चीज़ स्टेट करती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स स्टेट्स पावर टू मेक रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट पोस्ट, टू क्रिएट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। नाउ जब हमने बात करी थी कि हम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्यों करते हैं, एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्यों क्रिएट करते हैं, बिकॉज हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, एंड एक्ट उसको फॉलो करना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। सो यहाँ पर रीजन क्या है, इगैलिटेरियन सोसाइटी। नाउ टू क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी the state has the power to make reservation or to make an affirmative action in order to create an egalitarian society। and जो गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो क्लासिफिकेशन होगी किन को मिलना चाहिए, तो वो क्लासिफिकेशन हुई है विमेन एंड चिल्ड्रन की, एंड उनको रिजर्वेशन देकर हम ये ऑब्जेक्ट सीख कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके लिए हम पर्टिकुलर एक्ट भी बना सकते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, पॉश एक्ट हो गया, राइट। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए पिछली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। नाउ विमेन एंड सेक्सुअल हरासमेंट, इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हुए हैं। नाउ क्लॉज 3 अलाउज स्टेट फ्रेम स्पेशल लेजिस्लेशन टू और प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, ठीक है। सबसे अच्छा केस के अंदर जो आता है वो है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि Supreme Court made significant contribution in evolving code against sexual harassment, and we all know that through that code and through that judicial activism we got the POSH Act. This led to the formation of the POSH Act, Sexual Harassment of Women at Workplace Act, ठीक है, Prevention of Sexual Harassment उसको शॉर्ट के अंदर कहते हैं। and आप POSH Act भी लिख कर आओगे तो वो sufficient enough होगा। Now instances of special provision for women and children, so right to free and compulsory education we all know, ठीक है ना। Also Maternity Benefit Act, Juvenile Justice Act, Child Labor Act, Child Marriage Act, POXO Act and POSH Act, right? So it's more than enough, इससे ज़्यादा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं। Now क्लॉज 4 पर जब हम आ जाते हैं तो क्लॉज 4 बात करता है स्पेसिफिकली एडवांसमेंट। वो लाइन क्या कहता है, वो कहता है कि एडवांसमेंट ऑफ एनी social and educationally backward classes or SC and ST, ठीक है। Now the phrase socially economically backward classes under Article 15 Clause 4 refers to underprivileged classes who have faced discrimination and prejudice from privileged section, obviously historical factor, ठीक है, and you all know because of caste। Clause 4 was added by first constitutional amendment as a result of decision in Champakam Dorairajan versus State of Madras, which held reservation for students based on caste and religion by Government of Madras void. Though in this particular case it was held void, but
To modify this particular decision, Article 15 was amended with Clause 4. Now, after adding this Clause 4, it was justified that the reservation based on caste and religion in order to have equity, ठीक है ना, and equality as an object of this particular act, it was justified. However, it is only an enabling provision, और ये लेटेस्ट केस लॉस के अंदर बताया भी गया है, and does not pose an obligation over state. आर्टिकल 16 के अंदर मैं इसका केस भी कवर कर दूंगा, सो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करना. आर्टिकल 16 के अंदर जब हम बात करते हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर जॉब्स एंड रिजर्वेशन प्लस प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा केस है. उस केस के अंदर ये बताया गया था कि जो रिजर्वेशन होती है, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन ओवर स्टेट बट ओनली एन एनेबलिंग प्रोविजन, एंड दैट मीन्स दैट मेरली कन्फर्स अ डिस्क्रिशन टू एक्ट, ठीक है ना, दैट स्टेट कैन एक्ट बट इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट टू प्रोवाइड दैट, ठीक है ना, एंड वो नहीं करेगी तो उसके अगेंस्ट जो आप कोर्ट जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. नाउ हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. नाउ to determine this, to define this, president forms a commission as per article 340, appoints, ठीक है ना, president appoints a commission and commission investigates. Now after the investigation, commission presents the reports to the president and then the decision is taken. However, that decision is liable to judicial review because अगर तो वो unreasonable है and is not based on objectivity, based on facts, एंड कहीं भी उसमें आर्बिट्रेरीनेस दिखती है कि किसी भी कास्ट एंड क्लास को उसके अंदर ऐड कर दिया गया है, सो इट इज़ लायबल फॉर जुडिशियल रिव्यू. नाउ लिमिट्स ऑन रिजर्वेशन, इसके अंदर बहुत अच्छा केस है, वो है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको आप मंडल कमीशन केस भी लिख सकते हैं. उसके अंदर बात किन चीज़ों की हुई थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या पॉइंट्स लिए थे, वो ये रहे. पहला पॉइंट है कि सब क्लासिफिकेशन इनटू बैकवर्ड क्लासेस कैन बी डन, मतलब जो पुअर हैं एंड द पुअर वन, इनकी सब क्लासिफिकेशन हो सकती है. नाउ रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%, दिस वॉज द लिमिट सेट, ठीक है ना, एंड 27% ऑफ रिजर्वेशन वॉज रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस. इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन थी क्रीमी एंड नॉन क्रीमी, क्रीमी लेयर, ठीक है ना. नाउ लिमिट ऑफ 50% कैन बी ब्रीच्ड ओनली इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस, ठीक है. बस इन्हीं 4 पॉइंट्स की बात हुई थी. नाउ क्लॉज 5 पर जब हम आते हैं तो क्लॉज 5 के अंदर बात है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, especially related to educational institution, their admission into educational institution, which one? Now including private, aided or unaided, except minority institution, ठीक है. अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं, ये हम 29 में पढ़ेंगे एंड 30 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, आर्टिकल 29 एंड 30 में, राइट. नाउ एडेड बाय 93rd Constitutional Amendment 2006 to nullify effect of these 3 decisions: TM Pai Foundation case, PA इनामदार केस एंड इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस. नाउ इन 3 केस को आप इस तरीके से ही लिखना, बिकॉज वैसे भी हमें केस फैक्ट नहीं बताने, एंड केस का जो सबसे स्पेसिफिक पॉइंट होता है रिलेटिंग टू व्हाट काइंड ऑफ आंसर यूर राइटिंग, वही बताना है. नाउ TM पाई केस के अंदर कहा था कि स्टेट कैन नॉट मेक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. पहली बात तो ये थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कर ही नहीं सकते. इस्लामिक एकेडमी केस के अंदर बात ये हुई थी कि स्टेट कैन फिक्स कोटा फॉर एडमिशन बट कैन नॉट फिक्स फी. PA इनामदार केस के अंदर बात हुई थी कि जो ये 2 केसेस हैं, इन दोनों को ओवररूल कर दिया गया था. इन इस्लामिक एकेडमी केस के अंदर क्या क्या कहा गया था कि स्टेट कुड फिक्स कोटा फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. हाउएवर तीनों केसेस के डिसीजन को नलीफाई करने के लिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसने ये पर्टिकुलर क्लॉज जो है आर्टिकल 15 के अंदर ऐड कराया, जिसके कारण प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट माइनॉरिटीज, एडेड अनएडेड, इसके अंदर सीट्स रिजर्वेशन हुई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए. एंड ऑब्जेक्ट यू ऑल नो. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अबव अमेंडमेंट इन सो फार अभी तक is still left because no such educational institute has come to the court, ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस, सो दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस. नाउ हम बात करते हैं क्लॉज 6 की, जो कि सबसे रीसेंट है एंड EWS कोटे के ऊपर है. नाउ अदर देन 4 और 5 क्लॉज, ठीक है ना,
EWS are other than those counted in the clause 4 and clause 5 of article 15. Now this talks about the 10% reservation other than the 50%. ठीक है ना? Addition to existing 50% added by 103rd amendment 2018. Now एक्सप्रेशन EWS का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी नॉट कवर्ड इन ST, SC और OBC कवर्स पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एंड इसका पर्टिकुलर केस है यूथ फॉर इक्वालिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नाउ इसके अंदर 3:2 के मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग EWS रिजर्वेशन, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू राइट एंड दैट इज ऑल यू वुड वांट टू नो. इसके अंदर आपको वैल्यू एडिशन करनी है और आप याद कर सकते हैं with all the bulky law optional paper then time, and you can do that right now. Reservation. Article 15 clause 3, 4, 5 and 6 talks about reservation. In India, preferential policy is of two types. Imparts special benefits to SEBC, SC and ST, and provide special benefits to local ethical groups against immigrants of other states. ठीक है? प्रेफरेंशियल पॉलिसी इसी दो तरीके से बनी जाती है, जैसे कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर आपने देखा होगा एंड ये आपने रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखा होगा. ठीक है? नाउ अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा. सो this particular word is defined as is used by legislators. ठीक है ना? This particular word is used by legislators to justify reservation and is defined as a policy of providing an equal platform to unprivileged and suppressed class of society. System of reservation works on principle of intelligible differential, जो कि मैंने आपको आर्टिकल 14 के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है. नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि 1908 के बाद सीधा 2014 में पूछा गया था, काफ़ी सालों के बाद. हाउएवर हमारा काम है ये पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करना, बिकॉज उसके बेस के ऊपर आप आगे के सेक्शंस को समझोगे. सो हम 2014 का देख लेते हैं. इसके अंदर क्वेश्चन था कि अ बैकवर्ड क्लास कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरियन. अ बैकवर्ड क्लास मे हाउएवर बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन कम इनकम without any reference to caste. There is no constitutional bar in the state categorizing the backward class as backward, more backward. Do you agree with the statement? Give reason. Now, पहला कि there is no constitutional bar in the state categorizing backward as backward and more backward. पहला कि इंदिरा सोनी वाला केस क्या कहता है? वो कहता है कि भाई सब क्लासिफिकेशन हो सकती है. ठीक है ना? कौन बैकवर्ड है, कौन मोर बैकवर्ड है, उसी के कारण जो है ना क्रीमी एंड नॉन क्रीमी बने हैं. ये क्वेश्चन उसी पर है. सेकंड कि भाई इकोनॉमिक क्राइटेरियन पर अब अगर ये क्वेश्चन देखा जाए ना तो इकोनॉमिक क्राइटेरियन अलोन हो सकता है. यूथ फॉर इक्वालिटी वर्सेस UI का केस लगाना, उसके अंदर ये था कि EWS कोटा वॉज अपहेल्ड एंड एज पर द जजमेंट economic criteria alone was justified. ठीक है ना? And 10% reservation in addition to the 50% ceiling by Indira Soni judgment was upheld. And इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है. इसके अंदर आप बेसिक सी चीज़ बताओगे कि बैकवर्डनेस होता क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है, कौन सी पॉलिसीज हम यूज़ करते हैं, कौन सा पर्टिकुलर केस लगना चाहिए. और 2014 के बाद अगर आप 2024 के अंदर लिखते हो तो वैसे ही EWS वाला सीन आ गया है. तो आप वैसे ही बता सकते हो कि भाई कास्ट रेफरेंस हटाकर भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर हो सकता है एक्सक्लूसिवली. ठीक है ना? यहाँ पर था कि बैकवर्ड क्लास कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरियन, जो कि हमारा पहला एक आइडिया था बेस्ड अपॉन इंदिरा सानी. ठीक है ना? नाउ हैज़ बीन चेंज्ड ऑब्वियसली, एंड उसके बेस पर आप अपडेट करोगे एंड उसके बेस पर आप लिखोगे. इसलिए मैंने आपको इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला कराया है. ठीक है ना?
EWS वाला, जो कि है क्लॉज 6 लेटेस्ट एडिशन, ठीक है ना। सो दैट इज इट फॉर द क्लास। थैंक यू सो मच, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एंड नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।